अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सर अंजुम टीच के प्लेटफॉर्म से अंजुम मजीद ख्वाजा एक नए चैप्टर फर्स्ट ईयर के फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, नई बुक का नेशनल बुक फाउंडेशन का ये चैप्टर नंबर 6 है। आई होप आप लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे और अगर आपने लेक्चर अटेंटिवली सुन लिया तो आपके बहुत सारे ऐसे इसरार और रमूज हैं जिनसे मैंने पर्दा उठाना है, वो आपको समझ आ जाएंगे। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहले तो व्हाट इज फ्लूइड, पहले तो आपने फ्लूइड देखना है कि क्या चीज है। व्हाट इज दिस, फ्लूइड क्या होता है? स्टूडेंट्स, हमने अपने स्कूल लेवल में मैटर की फोर जो है वो डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, जिनमें एक था हमारे पास सॉलिड, एक था हमारे पास लिक्विड, एक था हमारे पास गैस और एक था हमारे पास प्लाज्मा। सॉलिड वो थे स्टूडेंट जिसमें हमारे जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं और वो वाइब्रेशनल मोशन से ज्यादा मोशन नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल अगर बहुत ज्यादा हीट उनमें ना प्रोवाइड कर दी जाए। जबकि लिक्विड और गैस में ये फार अपार्ट होते हैं और ये फ्लो कर सकते हैं। आप देखें, फ्लो आपको लिक्विड और गैस में दोनों में नजर आएगा, यानी लिक्विड और गैस ये आपके फ्लो कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये फ्लो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, ये इनकी फ्लो प्रॉपर्टी होती है। इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से दोनों को कंबाइनली फ्लूइड कहा गया। फ्लूइड इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड गैस, और सेपरेटली लिक्विड और सेपरेटली गैस, और बोथ। या तो लिक्विड होगा या गैस होगा या दोनों होंगे या कोई एक होगा। आप पानी पी रहे हैं, ये भी फ्लूइड है। आप अपने सर में ऑयल की मसाज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फ्लूइड। आप सांस ले रहे हैं, गैस आपके अंदर इनहेल हो रही है, दैट इज ऑल्सो फ्लूइड। सो तमाम वो चीजें जो फ्लो कर रही हैं, इनफैक्ट आप यूं कहते हैं सीधा सीधा लिक्विड और गैस ये सारे फ्लूइड होते हैं। अब आगे चलते हैं, मैकेनिक्स से क्या मुराद है। मैकेनिक्स स्टडी ऑफ मोशन को कहते हैं, यानी फ्लूइड के मोशन को हम स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स के बारे में मैं अपने बहुत पिछले तमाम चैप्टर्स में 9th लेवल, फर्स्ट ईयर लेवल पे आप लोगों को अच्छी आगाही दे चुका हूं। आप मेरे 9th के लेक्चर्स भी देख सकते हैं कि मैकेनिक्स कहा जाता है कि स्टडी ऑफ मोशन को। इसका मतलब है कि फ्लूइड एक्चुअली स्टडी ऑफ मोशन के साथ हमने डिस्कस करना है। स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन हमने करनी है, यानी फ्लूइड कैसे चल रहा होता है उसकी मोशन को स्टडी करना है। स्टूडेंट, एक लफ्ज और है, फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है? आपको मैंने मैकेनिक्स की 2 टाइप्स बताई थी, अगर याद हो, पिछले चैप्टर में, इनफैक्ट 3 चैप्टर पहले मैंने बताई थी कि मैकेनिक्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है काइनेमैटिक्स और एक होती है डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। हम मोशन को स्टडी करेंगे बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द कॉज ऑफ मोशन। हम कॉज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं करेंगे। बट डायनामिक्स कहते हैं वी आर गोइंग टू स्टडी द फ्लूइड मोशन विद द कॉज ऑफ मोशन एज वेल। हम कॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी करेंगे। तो फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब हुआ फ्लूइड का फ्लो और उसके कॉज को भी स्टडी करना है, लेकिन हम एज अ होल पूरा मैकेनिक्स स्टडी करेंगे, कॉज को भी स्टडी करेंगे, कॉज के बगैर भी फ्लूइड को स्टडी करेंगे। सो एज अ होल फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब हुआ कि आप एक कंप्लीटली फ्लूइड अगर आपका फ्लो कर रहा है तो उसके तमाम कॉज को हम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, फ्लूइड को स्टडी करना इतना आसान नहीं होता। फ्लूइड का स्टडी करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आप देखें, कोई एक किस्म का तो फ्लूइड है नहीं आपके सामने। हवा चल रही है, दिस इज ऑल्सो फ्लूइड। वाटर आपका फ्लो कर रहा है, दैट इज ऑल्सो फ्लूइड एंड दैट इज फ्लोइंग एज वेल, वो भी फ्लो कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हनी आपकी जो है वो, अगर आप उसको किसी बॉटल को इन्वर्ट करते हैं, सो यू सी दैट द हनी गोज थ्रू दैट पर्टिकुलर वे, तो वो भी आपका फ्लो कर रहा है। इसी तरह आप
बहुत सारे अपने फ्लूइड्स को देखें तो सब फ्लूइड एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। किसी की डिफरेंट होती है, किसी की विस्कोसिटी डिफरेंट होती है। डेंसिटी के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा था। डेंसिटी कहते हैं कि किसी भी वॉल्यूम के हिसाब से बॉडी का मास कितना होता है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। किसी भी बॉडी के हिसाब से मास कितना होता है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी को यानी आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा भी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ईटा भी कहते हैं, ईटा। ये कहते हैं व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आज आप ये भी पढ़ेंगे। विस्कोसिटी कहते हैं कि किसी भी फ्लूइड के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसको विस्कोसिटी कहा जाता है। आप एक ग्लास लें और ग्लास में पानी रखें और पानी को उंडेल दें, जस्ट आप उसको पोर करें इसके ऊपर, किसी भी टेबल के ऊपर, यू सी दैट द वाटर गोज आउट फ्रॉम बॉटल और फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्लास वेरी इजीली इन नो टाइम इन फैक्ट। बट इफ यू पुट समथिंग डिफरेंट लाइक योगर्ट, कर्ड, योगर्ट भी कहते हैं दही को, कर्ड भी, कर्ड उसमें डाल दें, जब आप उसको करेंगे यू सी अ बिट रेजिस्टेंस देयर, इतनी आसानी से दही उसमें से नहीं निकलता। अब आप मिल्क डाल दें, मिल्क भी आसानी से निकल जाएगा, लेकिन बहरहाल मिल्क कतरे मुश्किल होगा। आप कोई और ले लें, आप हनी ले लें। आप हनी को जब उंडेलते हैं यू हैव टू वेट सो लॉन्ग इन ऑर्डर टू हैव that particular honey to go out from that particular object, उसमें से निकलने में बड़ा टाइम लेगी वो। हनी के अलावा आप जैम ले लें, आपको और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, विस्कोसिटी कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को। अब हुआ क्या था एक्चुअली हनी में, हनी के जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी आपस में इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आई थी। वो एक दूसरे से फ्रिक्शन खाते थे और वो इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन होती थी कि वो इतना इजीली जार से बाहर नहीं आ सकते थे। सो आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो इसको विस्कोसिटी कहा जाता है। मैं विस्कोसिटी को तफसील से आगे जाके बताऊंगा। ये बस यहां थोड़ा सा लिख देता हूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड के इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसके मॉलिक्यूल का, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। इसको मैं तफसील से इसकी यूनिट भी बताऊंगा, स्टोक लॉ से इसको प्रूव करके भी बताऊंगा और आगे भी हम पढ़ेंगे। तो इतना कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स, आप देख लें कि हम इतने आराम से फ्लूइड को नहीं पढ़ सकते। बच्चों, जब मैंने आपको चैप्टर ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ाया था या उसके बाद मैंने डिफरेंट बाकी चैप्टर जो पढ़ाए, उसमें मैंने कहा था कि जब आप फिजिक्स के रिजल्ट्स निकालते हैं तो बहुत आइडियल रिजल्ट्स निकालते हैं। जैसे फर्ज करें अगर आप ग्रेविटेशनल रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, आप हवा को 1 मिनट के लिए निकाल देते हैं, आप कहते हैं आइडियल कंडीशन में अगर एक बॉल आ रही है यहां से, नॉन आइडियल कंडीशन में तो एयर रेजिस्ट भी कर रही है उसको, तो टाइम भी लग रहा है और वो इतने आराम से नहीं आएगी, उसको इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं। यहां भी हम आइडियल रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे। हम फ्लूइड को लेंगे कि फ्लूइड फर्ज करें नॉन विस्कस है और नॉन कंप्रेसिबल है, यानी उसको इतनी इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कंप्रेस नहीं करते, वो अपनी हालत पे मजबूर रहता है। ये नहीं है कि हम उसको कंप्रेस कर लें, वो हम उसको छोटी फॉर्म में भी लेकर आ सके। नो, वी हैव टू टेक द वेरी आइडियल फ्लूइड, एंड आइडियल फ्लूइड इज नॉन विस्कस, नॉन अनकंप्रेसिबल, यानी कंप्रेस नहीं होना चाहिए आपका। तो आपका ये फ्लूइड होना चाहिए कि आपका ना तो कंप्रेसिबल हो ना ही वो इनकंप्रेसिबल हो, और साथ ही आपका स्टेडी फ्लूइड होना चाहिए, आराम से बह रहा हो। याद रखें अगर विस्कोसिटी उसकी कम होगी तो वो बहुत आराम से बहेगा, जैसे वाटर आपका बहुत आसानी से बह रहा होता है। तो फ्लूइड शुड बी स्टेडी, स्टेडी होना चाहिए। सो ये 3 बातें हों तो वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंट रिजल्ट ऑफ द फ्लूइड एज वेल। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है अपथ्रस्ट एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ऑल्दो कि ये आप सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ कर आए हैं। चैप्टर नंबर 7 था गालिबन, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है पिछली बुक में, क्योंकि आपकी बुक चेंज हो गई है, उसमें भी इनफैक्ट 7 ही है, तो उसमें ये पढ़ कर आए थे। कभी आप लोगों ने सोचा कि बड़ी बड़ी शिप्स
जो हैं वो दरिया में या समंदर में नहीं डूबती, लेकिन एक छोटी सी सुई उसमें डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? या बड़े बड़े लॉक ऑफ वुड वो नहीं डूबते, लेकिन एक छोटा सा आपका लोहे का टुकड़ा आराम से डूब जाता है, छोटा सा पत्थर डूब जाता है। ऐसा क्यों है कि कुछ चीजें डूब जाती हैं, आप छलांग लगाएं आप डूब जाएंगे, लेकिन उसके बरक्स अगर आप छलांग जब कभी किसी एक बड़े से किसी शिप में रख के लगाएं तो आप नहीं डूबेंगे। शिप में या कोई भी अगर आपने चीज़ अपने गिर्द वेव करके रख दी है जो कि आपको बचा सकती है, तो आप नहीं डूब सकते। ऐसा क्यों है कि कभी कभी कुछ चीज़ें डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं डूबती। तो स्टूडेंट एक बात याद रखें, जितना भी फ्लूइड होता है ना, ये फ्लूइड है। फर्ज करें ये फ्लूइड है हमारे पास, जितना भी फ्लूइड होता है, जब उसमें कोई भी चीज आप इमर्स की जाती है, लिक्विड में कोई भी चीज इमर्स की जाती है, तो एक फोर्स होती है जो उसको ऊपर की तरफ जो है वो पुश कर रही होती है। उस फोर्स को अप थ्रस्ट फोर्स कहा जाता है, अप थ्रस्ट या बॉयंट फोर्स कहा जाता है। उर्दू में इसको उछाल की कुव्वत, यानी एक ये कोशिश करती है कि आप बिल्कुल भी ना डूबे, और आप अपने वेट की फोर्स नीचे लगा रहे होते हैं, यानी आपका वेट एक्चुअली नीचे जा रहा होता है और फ्लूइड आपको ऊपर की तरफ जो है वो पुश कर रहा होता है। आप कभी सोचें कि अगर एक बंदा आपको खींच रहा है और आप भी हाथ से उसको खींच रहे हैं, आप दोनों में से जो ज्यादा फोर्स लगाएगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच के ले जाएगा। अगर यहां वेट ज्यादा हो गया, अप थ्रस्ट फोर्स से वेट ज्यादा हो गया, यानी अप थ्रस्ट फोर्स से वेट ज्यादा हो गया, तो अब ऑब्जेक्ट ने क्या हो जाना है, सिंक हो जाना है, डूब जाना है। लेकिन अगर अप थ्रस्ट फोर्स ग्रेटर होगी वेट से, सो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ने क्या करना है, फ्लोट करते रहना है, वो कभी भी नहीं डूबेगा। अब ये कब होता है कि कब आपकी अप थ्रस्ट फोर्स बढ़ जाती है और कब अप थ्रस्ट फोर्स कम हो जाती है? तो स्टूडेंट्स, आर्किमिडीज ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इस प्रिंसिपल में बताया। देखें, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा और एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल देते हैं, आप एक बॉडी है, आप सब जानते हैं कि बॉडी की जो डेंसिटी होती है वो मास पर वॉल्यूम के इक्वल होती है। एक बॉडी है, उसके वॉल्यूम के हिसाब से कुछ ना कुछ मास है। जैसे फर्ज करो मैंने इस मार्कर को पानी में डाल दिया और मार्कर का जो वॉल्यूम था उसके हिसाब से उसका मास जो था वो नियरली 1 kg था। एग्जाम्पल, हालांकि ये बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं, 1 kg था एग्जाम्पल। अब सेम वॉल्यूम का आप वाटर भी एग्जैक्ट नीचे ले लें, सेम वॉल्यूम का वाटर, आप उसका भी मैस करें कितना बन रहा है। अगर उसका मैस इसके मैस से ग्रेटर हुआ तो ये क्या करेगा, ये इसको कभी भी डूबने नहीं देगा। लेकिन अगर इसका मैस उससे लोअर हुआ तो ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, या इक्वल हुआ तब भी ये फ्लोट करता रहेगा। अगर ये ग्रेटर हुआ अप थ्रस्ट फोर्स, ये सॉरी जो नीचे वाला मैस है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो ये फ्लोट करता रहेगा। सो स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट जो किसी भी वाटर के अंदर डाला जाता है तो वाटर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही होती है। वाटर जितनी फोर्स लगा रही होती है उसका दारोमदार होता है कि ऑब्जेक्ट कितना है। ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के हिसाब से उसका जितना मैस होगा, आप पानी के वॉल्यूम के हिसाब से भी उतना मैस ले लें। तो अगर पानी का उस वॉल्यूम के हिसाब से मैस जो है वो बड़ा हो गया तो पानी कभी भी उसको डूबने नहीं देगा, यानी वो चीज तैरती रहेगी। एग्जाम्पल, हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लेते हैं। लेट्स से इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है और इसका भी 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब पानी ले लें, 1 मीटर क्यूब आप ऑब्जेक्ट जो आपने इमर्स किया वो ले लें। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का 1.5 kg बन रहा है एग्जाम्पल, और जबकि उसका 1 kg बन रहा है, तो ये डेफिनेटली ये फ्लोट करता रहेगा, ये कभी भी ऑब्जेक्ट नीचे नहीं डूबेगा, ये बात याद रखें। लेकिन अगर पानी के उसी वॉल्यूम का वेट कम हो गया तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। आपने अक्सर का डेड सी का नाम सुना हुआ है।
डेड सी एक ऐसा है, ऐसा समंदर का ऐसा है कि जिस जगह पर आप जितना मर्जी छलांग लगाए आप वहां डूब नहीं सकते, आप हमेशा तैरते रहते हैं। ऐसा क्यों मुमकिन है? ऐसा इसलिए मुमकिन है कि डेड सी एक्चुअली बहुत हैवी सॉल्ट ऑफ वाटर है, यानी वहां सॉल्ट की जो सोल्यूशन है वो बहुत हैवी फॉर्म में बनी हुई है पानी के साथ। तो उस वजह से उस पानी की डेंसिटी बहुत हाई हो गई है। डेंसिटी हाई होने का मतलब है कि एक खास वॉल्यूम के हिसाब से उसका मास बहुत हाई हो चुका है, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। अगर डेंसिटी तभी बड़ी होगी जब मास बड़ा होगा। चूंकि उस पानी में नमक की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, सॉल्ट की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो सॉल्ट तो वैसे ही हैवी होता है, तो उसने पानी के मास को बहुत हैवी बना दिया होता है। आप जब उसमें छलांग लगाएंगे आप कभी भी नहीं डूबेंगे, क्योंकि आपके वॉल्यूम के हिसाब से जो मास आपका बन रहा है, पानी और आपके हिसाब से जो पानी का वॉल्यूम लेंगे उतना ही पानी का वॉल्यूम लें, पानी का वॉल्यूम का जो मास होगा वो ग्रेटर होगा, वो कभी भी आपको पानी के अंदर डूबने नहीं देगा। सो आई होप आप ये ड्रॉइंग और प्रिंसिपल को समझ गए होंगे। सो स्टूडेंट, फैसला हुआ एन ऑब्जेक्ट विल सिंक इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट in water. I'm sorry, if you take the equal volume of water with respect to that particular object, so if the mass of water is greater, so you will not sink, you will float. If mass of water is smaller, obviously you will sink. यानी पानी के वॉल्यूम का मास आपके वॉल्यूम के हिसाब से अगर ग्रेटर हो गया आप नहीं डूबेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। तो आई थिंक आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो फाइनल हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल बना कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर या आधे तौर पर लिक्विड में डुबोया जाता है, एंड अप थ्रस्ट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ये अप थ्रस्ट फोर्स यानी एक नीचे से एक फोर्स एक्ट करती है, इक्वल टू द वेट इट डिस्प्लेसेस, वो इक्वल होती है उस लिक्विड के उस इक्वल वॉल्यूम के वेट पे। इक्वल वॉल्यूम को जो ऑब्जेक्ट डाला था उसके इक्वल वॉल्यूम के वेट के हिसाब से होगी, तो वो उसके इक्वल होती है। सो अगर आपका उस पानी का या उस फ्लूइड का वेट ज्यादा हो तो आप क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें नहीं डूबेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा तैरता रहेगा। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आप देखें, हम भी एक ओशन गैसेस के ओशन में रह रहे हैं। अब आप देखें हम बिल्कुल जमीन के बिल्कुल सरफेस के ऊपर खड़े हैं, हालांकि हमारा समझ लें कि गैसेस का ओशन बहुत बड़ा है, लेकिन कभी भी आप देखें हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस जब भी आप मतलब हाइड्रोजन गैस जब भी आप किसी बैलून में डालते हैं या हीलियम गैस डालते हैं, चूंकि वो बहुत हल्की होती है, अगर उसी के इक्वल साइज का हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन ले लें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का वेट ज्यादा होता है उसके मुकाबले में, क्योंकि ऑक्सीजन आपका 14.7 है, जबकि आपका नाइट्रोजन 14.7 है, ऑक्सीजन 16.8 है, जबकि हीलियम 4.2 है और हाइड्रोजन 1.1 है, जो कि बहुत कम है मैसेज में। तो फिर क्या होता है कि आपके ये बैलून ऊपर की तरफ चले जाते हैं। रीजन ये है कि इनका वेट उसके मुकाबले में हल्का होता है। सो दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्चुअली। स्टूडेंट, इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा। आमतौर पे अगर याद हो कि प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था, प्रेशर होता है द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो फोर्स लगती है उसको प्रेशर कहते हैं। ये आपने स्कूल लेवल फिजिक्स में पढ़ा था। जैसे फर्ज करो ये मार्कर है, मार्कर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो हमारा यहां लगा तो उसमें जितनी फोर्स मार्कर लगा रहा है ये उसका प्रेशर है। सो ग्रेटर इज द फोर्स, अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे मोर इज द प्रेशर। लेकिन अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा कर देंगे तो यही जो प्रेशर है हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमने स्कूल लेवल की फिजिक्स में पढ़ा था। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम एक काम करें, लेट्स से ये हमारे पास एक जार दिया हुआ है और इसमें हमारा फ्लूइड से भरा हुआ जार है, इट कुड बी वाटर, इट कुड बी एनी गैस, हम वाटर ले लेते हैं, ये पानी है और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा होगा, ये जितनी फोर्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगा रहा होगा फ्लूइड, तो वो उसका प्रेशर होगा।
आमतौर पे अगर देखा जाए तो ये कितनी फोर्स लगा रहा होगा, ये अपनी वेट जितनी फोर्स लगा रहा होगा, वेट जितना इसका वेट है उतनी फोर्स ये लगा रहा होगा। और वेट किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? mg के इक्वल होता है, mg के। और आप जानते हैं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेंसिटी का एक फॉर्मूला बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास पर वॉल्यूम के। अगर आप वॉल्यूम को उठा के यहां ले जाएं तो ये हो जाएगा डेंसिटी v, तो यानी मास आपके पास हो गया डेंसिटी v के। हम अगर इसी मास की वैल्यू को इस जगह पे पुट कर ले तो प्रेशर आ जाएगा डेंसिटी v g डिवाइडेड बाय a, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम का होता है लेंथ, विड्थ, हाइट। आमतौर पे ये होता है, लेकिन अगर यहां देखा जाए एरिया एंड हाइट, क्रॉस सेक्शन, बल्कि इसी का ले लेते हैं, एरिया एंड हाइट, और जबकि हमारे पास ये जी दिया हुआ है। सो एरिया एरिया से कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट हमारा जो लिक्विड का प्रेशर है वो रो जी एच, रो इज कॉल्ड डेंसिटी, इसके इक्वल होता है। सो हमारा जो प्रेशर है लिक्विड का वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के। ग्रेटर इज द हाइट मोर इज द प्रेशर, लेस इज द हाइट स्मॉल इज द प्रेशर। इसी तरह डेंसिटी भी एक मैटर करती है। लेकिन फर्ज करें अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम कांस्टेंट मान लें, जैसे एक वाटर ही हमने रख ली, जैसे हम कोई भी डेंस वाटर, कोई भी फ्लूइड एक ही जैसा रख लेते हैं, तो फिर आपकी जो प्रेशर होती है वो सीधा सीधा हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी बड़ी हाइट होगी उतना प्रेशर होगा। अब समंदरों के पानी में जितना जितना आप डेप्थ पे जाएंगे उतनी उतनी आपसे ऊपर हाइट बढ़ जाएगी, और जितनी हाइट बढ़ जाएगी उतना प्रेशर बढ़ जाएगा, और इस प्रेशर से काफी डिस्ट्रक्शन भी हो जाती है। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि जो डैम्स होते हैं, डैम्स के निचले हिस्से जो होते हैं उनको काफी हैवी और कंक्रीट हैवी रखी जाती है। क्यों निचले हिस्से को ऐसा क्यों रखा जाता है? क्योंकि उससे ऊपर बहुत बड़ी हाइट होती है वाटर की, तो अगर वो आप बहुत ही कम लो मटेरियल लगाएंगे तो वो डैम कोलैप्स कर जाएगा। सो इसलिए जितनी जितनी हाइट बढ़ेगी उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रूफ हम, जैसा कि अभी आपको प्रेशर का एक फॉर्मूला बताया था रो जी एच, तो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने जा रहे हैं। फर्ज करें ये पूरा फ्लूइड था हमारे पास, उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को जिसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए रख लिया, ठीक है, और हाइट हमने एच रख ली, ये एच रख ली इसकी हाइट, ये एच रख ली उसकी हाइट, उसको हमने इमर्स कर लिया। अब ये फ्लूइड जो है ये ऑब्जेक्ट का प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा, फोर्स नीचे की तरफ पुश करेगा, और इसकी फोर्स होगी F1 जिसका नाम हमने रो 1A रख लिया, P1A रख लिया, नॉट रो 1, P1A, क्योंकि प्रेशर हमारा F/A होता है। तो जब हमारे पास A उधर जाएगा तो F इज इक्वल टू PA हो जाएगा, तो ये P1A रख लिया हमने। और यहां से जो एक अप थ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या करती है, वो उसको ऊपर की तरफ जाने पे मजबूर कर रही है, वो हमारे पास P2A हो गया। इसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रहा है तो इसलिए हमने उसका नाम ए रखा। तो यहां इसका जो लिक्विड है उसकी इससे ऊपर जो हाइट है उसका नाम हमने H1 रख लिया। यहां से ऑब्जेक्ट के यहां तक का जो लिक्विड है उसका नाम हमने H2 रख लिया। इस H2 में से जब ये H1 माइनस करें ये H बच जाएगा, मतलब H2 में से H1 माइनस करें तो हाइट आ जाएगी, यही हाइट उस सिलेंडर की है जो हमारे पास थी। अब हमारे पास दो प्रेशर इस वक्त मौजूद है, एक प्रेशर 1 है जो ऊपर से लग रहा है, वो है रो जी H1 के इक्वल, जो ऊपर से ऑब्जेक्ट के नीचे की तरफ लग रहा है, और एक नीचे से ऊपर लग रहा है प्रेशर 2 जो कि रो जी H2 है। आप जानते हैं, सब जानते हैं कि बॉयंट फोर्स क्या होगी। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने कहा था अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फोर्स 20 न्यूटन की लगा रहा है और नीचे से 30 न्यूटन के ऊपर फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब है दोनों में जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है वो नीचे से ऊपर 10 न्यूटन की लग रही है। तो उस फोर्स को फाइंड करने के लिए पहले फोर्स 1 फाइंड करते हैं। फोर्स 1 किसके इक्वल था स्टूडेंट? P1A के।
P1 हमारे पास स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, रो GH1A, ये हमारे पास दिया, इसको नंबर 1 का नाम दे दें। और जो नीचे वाली फोर्स लग रही है F2, वो हमारे पास है P2A। प्रेशर किसके इक्वल है, ये देखें रो GH2 के, तो हम लिख सकते हैं ये रो GH2 है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास सेकंड होगी। अब दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक ऊपर से फोर्स एक्ट कर रही है, एक नीचे से। हम रिजल्टेंट फोर्स, जो नेट फोर्स हमारे पास रह गई है, वो फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं, जो कि F2 में से F1 माइनस करते हैं। F2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, रो GH2A, और F1 है हमारे पास रो GH2A। अगर हम रो GA कॉमन निकाल लें तो बाकी बच जाएगा H2 माइनस H1। स्टूडेंट्स H2 माइनस H1 का नाम मैंने H रखा हुआ है, ये देखें, ये H हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस हाइट में से ये हाइट माइनस कर दूं तो हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट बिकम्स फॉर यू। सो आपके पास फोर्स आ जाती है रो AH, ये आ गई हमारे पास। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रेशर का जब फॉर्मूला समझाया था, ये वाला, तो मैंने एक चीज बताई थी कि एक्चुअली वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट के। अगर मैं इस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह पे वॉल्यूम लगा दूं तो PGV हो जाएगा। सो आपका स्टूडेंट, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये हाइट, इसका प्रोडक्ट वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो वो जो हमारे पास जो फोर्स बनती है, वो फोर्स होती है रो G, और रो कहते हैं डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, G और ये V के, जो इसका वॉल्यूम होता है, उस पर डिपेंडेंट होती है। आई होप आप लोग मेरी बात ये समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा कि बॉयंट फोर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये लॉ हमारी लाइफ में कैसे इंपैक्ट देता है। सबसे पहले मैं शिप्स की एग्जांपल पर आता हूं। मैंने स्टार्ट में शिप्स का नाम भी लिया था कि जो इतनी हैवी शिप्स होती हैं, ये जब भी वाटर में डाली जाती हैं तो ये वाटर में फ्लोट कर रही होती हैं, लेकिन ये तो सब मेटल की बनी हुई होती हैं। कभी आपने सोचा कि एक लोहे को कभी भी आप पानी में रखें, पांव तो डूब जाता है, तो फिर शिप्स क्यों तैरती रहती हैं? एक्चुअली स्टूडेंट्स, शिप को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उसका वॉल्यूम बहुत ही हाई रखा जाता है, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम रखा जाता है। उसके अंदर एम्प्टी चैम्बर्स रखे जाते हैं, एम्प्टी जो कि एयर से भरे हुए चैम्बर्स होते हैं, एम्प्टी चैम्बर्स, यानी देयर इज नो, बट उससे वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है। जब आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो फिर उसी के साइज का पानी आपको नीचे लेना होगा। अगर जब आप बॉयंट फोर्स को फाइंड आउट करने जाओगे तो ऑब्वियसली उसके साइज का पानी भी बहुत ज्यादा होगा। जब वो पानी बहुत ज्यादा होगा तो उसका मैस या वेट उस शिप के मैस एंड वेट से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको डिजाइन ही ऐसे किया जाता है। तो फिर शिप हमेशा फ्लोट करती रहती है। याद रखें, जो ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके नीचे इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम रखना है या फ्लूइड का, तो फ्लूइड का वॉल्यूम उसका जो मैस है वो उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के मैस से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या करता रहेगा, उसके अंदर फ्लोट करता रहेगा। सो दिस इज द रीजन कि जब शिप इतनी बड़ी की जाती है तो उसमें बड़े बड़े एम्प्टी चैम्बर्स रखे जाते हैं। अब इसी के साइज का पानी जब आप नीचे लेंगे, दैट वुड बी मैसिव, बहुत ज्यादा होगा, तो उसका मैस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो इसको क्या कराता रहेगा, फ्लोट कराता रहेगा। एक और एग्जांपल है मेरे पास, सबमरीन्स। सबमरीन्स उर्दू में इसको आबदोज भी कहा जाता है। आबदोज भी इसी प्रिंसिपल पे डिजाइन की जाती है। बड़ी बड़ी आबदोजें होती हैं, एम्प्टी चैम्बर्स में बनी हुई होती हैं। जैसे जैसे आप उस पे बड़े बड़े चैम्बर्स में बनी होती है, एम्प्टी चैम्बर्स होते हैं, जैसे जैसे उस पे आप क्या कहते हैं, उसी के इक्वल साइज का वॉल्यूम आप पानी का लेते हैं तो पानी का मैस बढ़ जाता है, इसलिए सबमरीन ऊपर फ्लोट करती रहती है। लेकिन सबमरीन आबदोज एक ऐसी चीज है जो कि सिंक भी कर सकती है, और ऐसा होता है। उसमें उसकी रीजन ये है कि उसके नीचे एक टैंकी होती है, एक बड़ा सी टैंकी होती है, उस टैंकी को खाली रखा होता है। जब आप चाहें आप सबमरीन को डुबो सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप उस
टैंकी को खोल देंगे, पानी सारा उसके अंदर भर जाएगा, फिर आप उस टैंकी को बंद कर देंगे। तो इतना ज़्यादा पानी जब सबमरीन के अंदर जाता है तो सबमरीन का मास बहुत हैवी हो जाता है, तो सबमरीन आपकी सिंक कर जाती है। और जैसे ही आपको चाहे आप उसको बाहर निकालना चाह रहे हैं, कि एग्जाम्पल दुश्मन के खतरे से आप बच चुके हैं, लाइक दो ममालिक का इशू है, एक मुल्क ने देख लिया कि अब दूसरे मुल्क से कोई खतरा नहीं है, वो अब सबमरीन को बाहर निकालना चाहता है, तो वो क्या करेगा, उस टैंक को एक खास मोटर्स लगी होती हैं, तो उनसे वो पानी को एक्सक्रीट आउट कर लेगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, सबमरीन हल्की हो जाएगी और वो सीधा ऊपर जाके फ्लोट करनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही सारा मुमकिन है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज़ चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।